नमस्कार दोस्तों, आरएमएस स्टूडेंट ऑनलाइन एजुकेशन में एक बार फिर से हम उपस्थित हुए हैं। आपके उत्तर भारत के विशाल मैदान, जैसे पूरा उत्तर का विशाल मैदान है, भौतिक आधार पर वर्गीकरण आप पढ़ ही रहे थे। तो उसमें ये बता रहे थे कि हिमालय, इनके वर्गीकरण, इनके प्रदेश, इनकी विशेषताएं, भौगोलिक विशिष्टताएं आदि सब आपको बता दी थी। अब 6 प्रकार के वर्गीकरण थे भारत के भौतिक आधार पे। तो उसमें दूसरे नंबर का था, पहले नंबर का था हिमालय पर्वतीय प्रदेश, भौतिक आधार पर वर्गीकरण। तो भारत की भौतिक विशिष्टताएं थी, भारत की भौतिक विशिष्टताएं। और हिमालय पर्वतीय प्रदेश, अब नंबर 2 पे था उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। अब इसमें आपको क्या करना है कि जैसे ये थोड़ा सा माइंड एक्टिव रखना है कि आप खुद को सोचना है कि उत्तर का विशाल मैदान किस तरफ होना चाहिए। ये भारत है, तो ये पूरा जो एरिया है ना, ये उत्तर का विशाल मैदान में आ गया। ये है उत्तर का विशाल मैदान पूरा, जैसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत आता है। अब इसमें से प्रश्न अलग अलग तरीका से आते हैं, जैसे भाबर है, तराई है, बांगर है, खादर है। तो भाबर, तराई और जलोढ़, तो 3 भागों में बांट रहे। तो फिर जलोढ़ को 2 भागों में बांट रहे, बांगर और खादर। बांगर जो कि काफी दिनों बाद पानी पहुंचता है, हर वर्ष नहीं पहुंच पाता, तो मिट्टी पुरानी हो जाती है, इतनी उपजाऊ नहीं रह पाती। और खादर हर वर्ष पानी पहुंच रहा है और नीची है, अपेक्षाकृत उपजाऊ भी ज्यादा है, तो वो खादर है। तो नवीन उपजाऊ मिट्टी हो जाती है खादर। तो बांगर कंकड़ पत्थरों की, जो भाबर प्रदेश है वो कंकड़ पत्थरों की अधिकता वाला है, और बांगर पुरानी वो उपजाऊ मिट्टी है, और खादर नई जलोढ़ मिट्टी है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखिए है कि जैसे इसको भी कई भागों में बांटेंगे। जैसे इसका दूसरा नाम तो ये है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान, ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपनाम है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसका उपनाम है। और इसका 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, इस भाग का पूरे का 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। तो थोड़ी थोड़ी मैं अलग से बता देता हूँ। सिंधु नदी है, लद्दाख के निकट दमटोक से प्रवेश करती है। गंगा नदी भारत में है ही है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी ट्यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है, सतलज दली ऐसे दर्रे से प्रवेश करती है, सिपकिला से, ठीक है। तो आपको ध्यान ये रखना, जैसे सिंधु का मैदान है, जैसे मैंने ये बताया था पिछली क्लास में कि अंबाला नगर है पंजाब में, तो वो सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। तो अंबाला नगर सिंधु नदी तंत्र और इनके बीच, दोनों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है अंबाला। तो इंपॉर्टेंट हो गया ऑटोमेटिकली एनसीईआरटी में। और इनके बारे में जैसे आपको पता है, जैसे कि पूरा जो क्षेत्र है उत्तर का विशाल मैदान, इसमें मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, भाबर है, इसकी भौगोलिक विशिष्टता है, तराई है और जलोढ़ है। फिर जलोढ़ को भी 2 भागों में बांटा था, एक बागर और एक खादर। बागर और खादर ये बता दिया था। तो कंकड़ पत्थरों की अधिकता वाला क्षेत्र, तो इसमें तो कंकड़ पत्थर अधिक है, कंकड़ पत्थर ज्यादा है, अधिक है। इसमें क्या है कि जो यहाँ नदियां लुप्त हो जाती है कंकड़ पत्थरों में, तो वो पुनः सतह पर आ जाती है, कहाँ, तराई प्रदेश में या दलदलीय क्षेत्र में। तो वो पुनः सतह पर नदियां आ जाती है। तो नदियों का पुनः सतह पर आना,
ये इसका मूल है, मूल विशेषता इसकी यही है कि नदियों का पुनः सतह पर आ जाना, प्रकट हो जाती है, दिखने लग जाती है, यहाँ गायब हो गई, यहाँ दिखने लग गई, पुनः सतह पर आ जाना। तो बांगर और खादर इन दोनों का जो जो क्षेत्र होता है, जो मिश्रण होता है, जो इसका दोनों का जो ढांचा होता है, उसको खोल के नाम से जाना जाता है। तो बांगर प्लस खादर इन दोनों को सम्मिलित नाम है खोल, खोल के नाम से जाना जाता है। बांगर और खादर दोनों के सम्मिलित मिश्रण को खोल के नाम से जानते हैं। और अब इसमें डेल्टा और है एक, तो अब इसे देखो नंबर 4 पे आप बांगर को लिख सकते हो, खादर को लिख दो, लेकिन वो बात वही है, वर्गीकरण तो वही हो रहा है। तो डेल्टा और है एक, तो भाबर, तराई, जलोढ़, बांगर, खादर और डेल्टा। वैसे नंबर 5 पे है डेल्टा, लेकिन अब डेल्टा क्या होता है कि नदियां जैसे गिरते समय कई धाराओं में बट जाती है, चौड़ा पाट हो जाता है, तो वो डेल्टा होता है, उसका फैलाव ज्यादा हो जाता है नदियों का, एक तरह से क्षेत्र उसका बहुत ज्यादा विस्तृत हो जाता है, पानी कम रहता है, गहराई कम होती है, लेकिन वो विस्तृत हो जाता है, पाट बहुत चौड़ा हो जाता है नदी का, तो वो डेल्टा होता है। तो जैसे सुंदरी वन विशेषता है ना, ज्वारीय वन, सुंदरी वन, ऐसे मैंग्रोव वनस्पतियों में आते हैं, तो वो डेल्टा में ही है सुंदरी वन। तो डेल्टा जैसे डेल्टाई क्षेत्र में जो उच्च भूमि होती है, जो ऊंचाई पर होती है, उसको चोट्स कहते हैं। दलदली भाग उसका बील्स कहलाता है। तो ये कुछ अन्य विशेषताएं आती है। तो आपको तो ये ध्यान रखना है कि भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा। तो जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, जैसे मेघना और हुगली नदी का डेल्टा है। तो ये सुंदरवन का क्या है, डेल्टा है। सुंदरी वृक्षों की अधिकता के कारण इसका नाम सुंदरवन का डेल्टा पड़ा है। अब बाकी तो इसमें कोई इतना खास है नहीं, इसका 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। फिर अब इनको गंगा के मैदानों को भी अलग अलग भागों में बांटेंगे, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निचली गंगा का मैदान, ठीक है। तो वहां तक इतना एनसीईआरटी में उतना है नहीं, लेकिन आप फिर भी गंगा के मैदान को 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे ऊपरी गंगा का मैदान है, मध्य गंगा का मैदान है, मध्य गंगा का मैदान है, और निचली गंगा का मैदान, निचली गंगा का मैदान या निम्न गंगा का मैदान, ऐसे भी लिखा जा सकता है, निम्न गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा, मध्य, निम्न, ये गंगा के मैदान के भाग हो गए। अब जैसे आपका ऐसे राजस्थान में भी आएगा ना, तो इनमें और आएगा ना, पूर्वी राजस्थान इसमें ही आएगा, उत्तर के विशाल मैदान में आपका पूर्वी राजस्थान भी आएगा। तो आप राजस्थान का ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो राजस्थान के भूगोल में क्या है कि बाणगंगा बेसिन, बनास बेसिन ऐसे आते हैं ना, और आपके चंबल बेसिन, इनका जो क्षेत्र है वो पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी कहानी है, ज्यादा कुछ नहीं है। आपको तो ये अंबाला पे ध्यान रखना है, सिंधु गंगा के बीच जल विभाजक का कार्य करता है, ये कंकड़ पत्थर की अधिकता है, यहाँ नदियों का पुनः सतह पर आ जाना है। बांगर, खादर, बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो गई, खादर नई जलोढ़ मिट्टी हो जाती है, ये ज्यादा उपजाऊ है। कृषि के लिए आदर्श कौन सी है, ये खादर, कृषि के लिए आदर्श खादर मिट्टी, क्योंकि नवीन उपजाऊ मिट्टी होती है, तो कृषि के लिए ज्यादा अच्छी कौन सी रहेगी, खादर, ठीक है। और डेल्टा वन सुंदरी वनों की विशेषता है, सुंदर वन का डेल्टा है, ठीक है। मेन रूप मुख्य रूप से गंगा नदी की बनाती है, लेकिन हालांकि गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, पद्मा जमुना में मिलकर मेघना बनाती है, तो मेघना हुगली नदियां मिलकर सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, ठीक है। लेकिन मेन तो गंगा ही रही है। अब आगे उत्तर का विशाल मैदान तो ये है, इसका संक्षिप्त ही पढ़ा है आपने, क्योंकि इसमें भी अलग अलग आएंगे। ऊपरी गंगा के मैदान में अलग ऊपर का क्षेत्र आ गया, मध्य गंगा में रुहेलखंड तक का, फिर निम्न गंगा में और बंगाल तक का क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। तो वो नदी पढ़ते हैं ना, तो नदी में आती है कि इसने यूपी में इतने बहती है गंगा, इतने किलोमीटर भाव बहती है, और फिर वो नदियों में अलग से आता है कि बिहार में इतने किलोमीटर बहती है, यूपी में इतने बहती है, ठीक है। तो इतना उतना यहाँ नहीं पढ़ना, आपको तो भौगोलिक विशिष्टताएं पढ़ना है,
जो टॉपिक दे रखा है ना, भौगोलिक विशिष्टताएं, कि क्या क्या इसकी विशेषताएं है। स्पेशल नदी नहीं पढ़ रही, स्पेशल नदी पढ़ेंगे तो वो टॉपिक अलग है, अपवाह तंत्र नाम से है। वहां पे सिंधु अलग नदी तंत्र अलग है, गंगा नदी तंत्र अलग है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र अलग है, वहां हर नदियां अलग है। जैसे अब अपन, जैसे एक टॉपिक है नंबर 3 पे है, इसी में है आपका प्रायद्वीपीय पठार है। तो प्रायद्वीपीय पठार है, फिर इसके बाद आएगा क्या, भारतीय मरुस्थल है, भारतीय मरुस्थल आ जाएगा, फिर तटीय क्षेत्र आ जाएगा, फिर द्वीप समूह। तो तटीय क्षेत्र है ना, तो ये भारत है जैसे, तो ये तटीय क्षेत्र है, ये पश्चिमी तट है, ये पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है। अब देखो नदी पढ़ते हैं तो ये जरूर पढ़ते हैं कि पश्चिमी तट है, और अब यहाँ भी पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा उनका कि पश्चिमी तट है तो यहाँ इनकी ऊंचाई ज्यादा है और पूर्वी तट की ऊंचाई कम है। तो अब आप देख लो, महाबलेश्वर से कृष्णा निकल रही है पश्चिमी घाट से, और नदी निकल रही है, तो अब उनका देखो ये इधर ही आ रही है, ये बहकर इधर ही आ रही है, क्योंकि यहाँ ऊंचाई ज्यादा है और यहाँ ऊंचाई कम है पूर्वी घाट। तो ये सत्य सत्य में भी काम आता है कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा क्या है, ऊंचे है, ये ऊंचे पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, सह्याद्री कहते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें बता देता हूँ कि आप कंफ्यूजन हो, क्योंकि दोबारा रिवीजन में आ जाएगा, ये दोबारा भी बताया जाएगा, लेकिन ये रिवाइज हो जाएगा अच्छे ढंग से। सह्याद्री है पश्चिमी तट का दूसरा नाम है, सह्याद्री। ठीक है, पूर्वी घाट को जावा है, शिवराय, नल्ला मलाई अलग अलग नामों से भी जानते हैं, लेकिन ये पूर्वी तट है ना, इसके मतलब ये क्या है, थोड़ा कम नीचे है, इनकी औसत ऊंचाई 600 मीटर के आसपास ही रहेगी, और उसकी हो जाएगी 1500 मीटर, एवरेज हो जाएगी 900 से 1600 मीटर, इसकी पश्चिमी तट की या पश्चिमी घाट की, जो अरब सागर के समानांतर है, उसकी ऊंचाई। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसकी ऊंचाई ज्यादा है, इसकी कम है, तभी तो देख लो पश्चिम से पूरब बह रही है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, इधर से कहाँ जा रही है, बंगाल की खाड़ी की तरफ ही आ रही है, मतलब नीचा है इधर, और अरब सागर वाला क्षेत्र इधर से ऊंचा है भारत, इसलिए वो नदियां सब इधर ही आ रही है। तो ये सत्य सत्य में बहुत काम आता है, ऑप्शन कट हो जाता है इससे, तो फिर आप 2 ऑप्शन बचते हैं, फिर वहां चांस लिया जा सकता है, आपके ज्यादा सही होने के प्रश्न के चांस रहेंगे। तो इसलिए थोड़ी सी ये बताना जरूरी है, लिखने से ज्यादा ये समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार। पढ़ तो आप खुद लेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाए, समझ विकसित हो जाए, फिर एक बार नींव मजबूत हो जाए, इमारत आप कितनी भी ऊंची बना सकते हैं। तो वो नींव ही है ये, आप किताब किसी भी कोई सी भी बुक पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, लेकिन नींव तो यही है कि एक बार मजबूत हो जाए फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बेसिक है कि ये ऊंचा है या नीचा है, तो नदी ऐसी तरफ जा रही है, तो सत्य सत्य में ये ठीक रहता है आपके लिए। और ये बता दिया है। अब ये प्रायद्वीपीय भारत है जैसे, तो प्रायद्वीपीय भारत में जैसे सबसे पुराना भाग है, देश का प्राचीनतम भूभाग है, और ये देश का सबसे बड़ा भी है, इसका 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल भी है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। प्रायद्वीपीय खंड या प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र का, इसमें अलग अलग पठार आ जाएंगे, बघेलखंड का, बुंदेलखंड का, विंध्य पर्वत, ये पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, तो आपको तो इतना उसमें जाना ही नहीं है, आपको तो ये ध्यान रखना है कि प्रायद्वीपीय पठार सबसे अधिक ऐसे सबसे विस्तृत भूभाग पर फैला हुआ है। एनसीईआरटी में इतना ज्यादा कुछ इनके बारे में वर्णन नहीं है, तो उतना ही आपसे पूछा जाएगा जितने एनसीईआरटी में है, क्योंकि रीट लेवल पे आपको पता है पात्रता में सब कुछ इतना ही है, कठिनाई स्तर ही 12वीं तक का आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपके पटवारी में ज्योग्राफी ज्यादा हाई लेवल की नहीं आ रही, पॉलिटिकल आएगी, तो मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि पॉलिटिकल ही हाई लेवल की आएगी। कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी कोई भी टीचर पढ़ाए कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी कैसे भी आप पढ़ सकते हो। तो ये तराई में नदियां, लुप्त हुई नदियां पुनः सतह पर आ जाती है, बांगर खादर इनके ढांचे को खोल के कहा जाता है, और डेल्टा है जो नदी गिरते समय अनेक धाराओं में बट जाती है, तो उस क्षेत्र को उस नदी का डेल्टा कहा जाता है। भारत में सुंदरबन का डेल्टा ज्वारीय वनों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जाना जाता है। और ये बताया दिया, अम्बाला सिंधु गंगा नदी के जल विभाजक का कार्य करता है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है।
फिर भारतीय मरुस्थल है। तो इसमें देखो और भी है, जैसे मैंने बताया ना पूर्वी राजस्थान है, अपन राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो राजस्थान का ज्योग्राफी तो उसमें है बनास बेसिन, बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन। तो बाणगंगा में जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, जयपुर से दौसा, फिर अलवर, फिर भरतपुर, इनका चित्र आ जाता है। फिर यूपी में मिल जाती है सीधा, यमुना में बाणगंगा मिल गई। और आपके चंबल बेसिन है, बनास बेसिन है, राजसमंद है, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, इनमें बहेगी बनास बेसिन। तो ये पूरा आ जाती है और राजस्थान में ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये है। और आपके चंबल बेसिन है, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, इस तरह से आ जाता है। और आपका चित्तौड़, कोटा, बूंदी, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, इस तरह से चंबल बेसिन आ गया। ये 6 जिलों में ही तो बह रही है। तो इनका ये हिमालय का वर्गीकरण पड़ा है और थोड़ा बहुत इसमें समझने वाली बात है, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि तो पश्चिमी तट आ गए, फिर द्वीप समूह आ गए, फिर वो कहानी खत्म हो जाती है भारत के भौतिक प्रदेश की। हिमालय में है इसमें, क्योंकि हिमालय आपको पता है कितना महत्व है हिमालय। ग्लेशियर, खरग ग्लेशियर से आपकी सतोपथ हिमनद, इसमें गंगोत्री, जमुनोत्री, ये खरग ग्लेशियर में आते हैं। यहाँ से नदियां निकल रही है, ग्लेशियर का जल है, खराब नहीं होता है, इनका जल खराब नहीं होता है जो ग्लेशियर से निकल रहा है जल, क्योंकि इनके जीवाणु तो मर चुके होते हैं, तो वो जल खराब नहीं होता है। तो कितना बड़ा महत्व है इन नदियों का, जीवनदायिनी नदी है, सतत वाहिनी है। और आज भी देखो आप कुंभ का वो लग रहा है, महाकुंभ है, 144 साल बाद आया है। तो वो गंगा और यमुना के संगम पर ही है, प्रयागराज। 4 स्थानों में भारत में भरता है, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक। नासिक महाराष्ट्र में, गोदावरी के किनारे, उज्जैन शिप्रा, छिप्रा के किनारे है। और प्रयागराज आपको पता ही है, गंगा यमुना दृश्य सरस्वती के संगम पर है। हरिद्वार आपको गंगा के किनारे है। तो यहाँ 4 स्थानों पर क्या भरता है भारत में, कुंभ। तो ये बताया था। और इसके बाद प्रायद्वीपीय पठार है, तो ये सबसे बड़ा भूभाग है देश का, ये प्रायद्वीपीय पठार। तो ये प्रायद्वीपीय पठार ही है, ये भाग है, यहाँ से लेगा यहाँ से, फिर असम में भी, और ये क्षेत्र पूरा प्रायद्वीप है। इसलिए दोबारा देख लो भले। तो ये भारत है, और ये कच्छ से गुजरात, कच्छ से प्रारंभ हो रही है, ये कच्छ है मान लो, कच्छ गुजरात से प्रारंभ हो रही है, दिल्ली तक जा रही है। कटक, कटक में भी शतक लगा रहा है। ठीक है, तो अब देख लो, कटक उड़ीसा में भी आ रहा है। फिर ये असम में कार्बी एंगलोंग का पठार भी प्रायद्वीपीय खंड का ही क्या है विस्तार। राजस्थान में अरावली खंड, मैंने कहा ना कच्छ से प्रारंभ हो रही है, तो अरावली आ गई बीच में, आ तो गई अरावली भी राजस्थान में, क्योंकि तो दिल्ली तक जा रही है अरावली भी, तो दिल्ली तक वो भी प्रायद्वीपीय खंड का क्या है विस्तार, अरावली पर्वतमाला भी। ठीक है, जितने भी पर्वत है सब प्रायद्वीपीय खंड के विस्तार होगा, चाहे वो मेघालय में ही हो। संरचनात्मक दृष्टि से तो प्रायद्वीपीय पठार के ही क्या है विस्तार है। भौगोलिक अवस्थाओं में आप उनको कहीं भी ऐड कर सकते हो, हिमालय में कर सकते हो, लेकिन वो संरचनात्मक दृष्टि से असम का कार्बी एंगलोंग का पठार भी प्रायद्वीपीय पठार का क्या है हिस्सा। पूछ लेता कार्बी एंगलोंग का पठार, सुमेलित करवा लेता, कहाँ है असम में कार्बी एंगलोंग का पठार, कार्बी एंगलोंग का पठार असम में। थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाना चाहिए, राइटिंग कोई खास मायने रखती नहीं है, क्योंकि आपको खुद पढ़ना है, आपको तो लगातार समझना ही तो है, इसमें ज्यादा कोई खास नहीं है। ऐसे भारतीय मरुस्थल है, गुजरात में, ऊपर राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा, इनमें जम्मू कश्मीर में फैला हुआ है। पंजाब है और जम्मू कश्मीर है, इनमें फैला हुआ है क्या ये मरुस्थल है। तो इसमें देखो मैंने बताया ना लद्दाख, तो मैंने वो विशेषताएं थी ना जो प्रश्न जहां से आता था, वो मैंने पहले ही बता दी कि अब ये भारतीय मरुस्थल में लद्दाख भी आता, क्योंकि यहाँ भी तो फैला हुआ है। शीत मरुस्थल का उदाहरण है लद्दाख, तो और पथरीला मरुस्थल भी है हम्मादा वहां पे, तो इसका उदाहरण है। तो मैंने बताया कि लद्दाख को खापाचान कहते हैं, इसको एम्बोमी कहते हैं। अधिकांश निवासी मुस्लिम या बौद्ध धर्म के अनुयायी है। और सैन्य शिक्षक से लामायुरु क्या है, इसके बौद्ध मठ है, ये मैंने पहले आपको बता दिया था। तो ये भारतीय मरुस्थल में यही आएगा आपका राजस्थान वाला मरुस्थल है पूरा, ये थार का मरुस्थल है पूरा। तो थार के मरुस्थल में जितनी भी विशेषताएं हैं सब आ जाएंगी। जैसे विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्या है मरुस्थल है, सैनोजोइक महाकल्प में इसकी उत्पत्ति हुई है।
ठीक है। एक हिमालय में वो था ना कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, हिमालय की उत्पत्ति की क्या करता है, इसे अच्छी तरह से व्याख्या करता है। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है। तो यहाँ को ऐसे कोई सिद्धांत सिद्धांत खास नहीं है। यहाँ तो यह है कि थार का मरुस्थल है, सर्वाधिक जैव विविधता, जितने भी मरुस्थल है उन सब में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, वन्य प्राणी आदि सब इसमें पाए जाते हैं। और इसकी विशेषता क्या है, जो भावर है, कंकड़ पत्थर है, इसमें तराई की में क्या विशेषता है कि इसमें वन्यजीव ज्यादा है तराई प्रदेश में। जैसे इसमें घास भी है, कांस है, हाथी घास है, कांस घास है, और अनेक वन्य प्राणियों के कारण ये चर्चा में रहता है। ये दलदली प्रदेश है तो वन्य प्राणी यहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि पानी भी है यहाँ, जल भी बढ़िया है, तो ऑटोमेटिक सीधी सी बात है कि वन्य प्राणी अधिक पाए जाएंगे यहाँ। ये बताया दिया कि नदी चौड़े पाठ में बट जाती है, डेल्टा है, तो डेल्टाई क्षेत्र में उच्च भूमि को चौर्स कहते हैं। तो यहाँ जो उच्च भूमि है ना, इसको चौर्स कहेंगे। डेल्टाई क्षेत्र में उच्च भूमि को चौर्स कहते हैं। और भारतीय मरुस्थल है तो सीधा सीधा सा है, इसमें कोई इतना ज्यादा खास नहीं है। और आपके तटीय क्षेत्र है, ये इंपॉर्टेंट हो गया, तटीय क्षेत्र हो गया। और एक आपके द्वीप समूह है, इनको पढ़ लेते हैं। जैसे नंबर 3 पे आपका प्रायद्वीपीय भारत बताया था, तो इसको थोड़ा और रिवीजन करा देता हूं। देखो, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र ना, और भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल, और आपका एक तटीय क्षेत्र है, और एक है द्वीप समूह है। द्वीप समूह है। तो ये प्रायद्वीपीय पठार एक कच्छ से आरंभ होता है, दिल्ली, कटक, ऐसे पूरा अरावली क्षेत्र, पूरे बघेलखंड, बुंदेलखंड, नीचे विंध्य पर्वतमाला गुजरात की कच्छ से लेकर इधर तक एमपी से आगे तक जाता है। ठीक है, विंध्य पर्वतमाला कहते हैं ना, विंध्याचल, वो गुजरात से आरंभ होता है, फिर एमपी होते हुए ऐसे छत्तीसगढ़, इनमें यहाँ तक विस्तृत है। वो राष्ट्रकांड में भी जो आता है। और आपके भारतीय मरुस्थल है, ये थार का मरुस्थल है। तो लद्दाख की जो मेन विशेषता थी कि यहाँ याक पाया जाता है, कियांग तिब्बतीय जंगली गधा है, भाराल एक नीली भेड़ है, तो वो यहाँ की विशेषताएं आ गई, मरुस्थल की आ गई विशेषता है। मानव अधिवास आ गया, इसमें यही पूछा जाता है, मानव अधिवास मरुस्थल में यही विशेषता है। राजस्थान वाला नहीं है कि इर्द रेतीला मरुस्थल, हम्मादा पथरीला मरुस्थल, ये वो मरुस्थल, ये फिर उनकी विशेषता है कि इसमें बालू का स्तूप मुक्त तो कितने क्षेत्र है, नेटवर्क बालू का स्तूप हनुमानगढ़ से हरियाणा के तब पाए जाते हैं, इनकी ऊंचाई 10 से 25 मीटर होती है। वो यहाँ नहीं आ रहा क्योंकि वो राजस्थान में अलग से ऐड होता है। ठीक है, उसको यहाँ नहीं पढ़ाई, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। इसलिए ये अपने आप ही शॉर्ट हो गया क्योंकि वो वहां ऐड हो रहा है कुछ कुछ, उसका अधिकांश पार्ट वहां है, उसकी पूरी विशेषताएं हैं। जैसे बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, फिर कौन कौन से क्षेत्र है, पोखरण, कनौर, बरमसर, भांकरी, तो ये वो स्पेशल राजस्थान में आ जाता है। लेकिन यहाँ तो इतना है कि ये 4 राज्यों में, कि गुजरात है, राजस्थान, पंजाब है, और जम्मू लद्दाख, इनमें फैला हुआ है। फिर लद्दाख की मैंने आपको मानव अधिवास बताया ही था, 30 विशेषताएं, तो विशिष्टता और पूरे हिमालय क्षेत्र की बताई थी। कियांग है, तिब्बतीय जंगली गधा है, भारल नीली भेड़ है। ठीक है, याक एक गुच्छेदार सींगों वाला एक बैल की तरह जंतु है जिसका भार 1 टन से भी अधिक हो सकता है। तो ये बता दिया था, ये सबसे बड़ा भूभाग है प्रायद्वीपीय पठार, ये बता दिया। और अब ये है, इनको थोड़ा सा देख लो, इनमें से हो सकता है प्रश्न आपसे पूछ लेता है कई बार। जैसे ये भारत है अपना, ये अपना भारत देश है, तो अब ये तटीय क्षेत्र है, ये पूरा तटीय प्रदेश है।
तो ये पूर्वी तटीय क्षेत्र है, ये पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, पश्चिमी तटीय क्षेत्र है ये। इसको पश्चिमी घाट बोल दो, इसको पूर्वी घाट बोल दो। तो पश्चिमी घाट जैसे एक 16 डिग्री अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा 16 डिग्री वो यहां से गुजरती है, तो इसको दो भागों में बांट रही है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसको दो भागों में बांट रही है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किसको? पश्चिमी घाट को। तो पश्चिमी घाट को सहयाद्री के नाम से भी जाना जाता है, इसका नाम सहयाद्री। हे में ये छिप रहा है, ठीक है। हे के अंदर क्या है? ये। तो ये को देखो, अब ऐसे लिख दो, हे के अंदर ये है और ये देख लो, ये वर्ण है, हे में ये है, देखो। तो सहयाद्री, तो सहयाद्री कहते हैं किसको? पश्चिमी घाट को। तो यहाँ से कुछ प्रमुख नदियों का उद्गम होता है, जैसे कृष्णा है, महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक है, तो उधर ही जा रही है वो, ठीक है। और आपके कई प्रमुख नदियां हैं, कावेरी है, ठीक है, और बहुत सारी नदियां हैं, गोदावरी है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र में ही है त्र्यंबकेश्वर। कावेरी कर्नाटक से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। कावेरी कहां से निकल रही है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक राज्य में है, वहां से निकल रही है, दक्षिण भारत से निकल रही है। और महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से गोदावरी नदी का उद्गम है, जिसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। नई एनसीईआरटी में दक्षिण भारत की गंगा क्या है? गोदावरी। पुरानी में कावेरी लिख रहा है, लेकिन नई में वृद्ध गंगा, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी है, ठीक है। तो ये है पश्चिमी तटीय क्षेत्र सहयाद्री। पूर्वी तटीय क्षेत्र ये थोड़ा कम नीचा है, तो पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, असतत है। असतत है मतलब लगातार नहीं है, एक तरह ऊंचा नहीं है, असतत है मतलब अविरत है, ऐसे भी पूछ लेता है। तो अपेक्षाकृत कम ऊंचे है, पश्चिमी घाट ज्यादा ऊंचे है। तो अधिकांश नदियां इसी की वजह से इसकी तरफ बहती है। तो इनकी सबसे ऊंची, इसको उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री दो भागों में बांटा जाता है, 16 डिग्री अक्षांश रेखा। तो तटीय क्षेत्र में यही है इनकी विशेषताएं। जैसे पश्चिमी तट को कई भागों में बांटेंगे अपन, गुजरात का तट है, आपका कन्नड़ का तट है, आपका यहाँ कौन सा तट है बताओ? जैसे ये राज्य है, ये कौन सा राज्य? केरल, ये केरल का राज्य है, तो मलाबार का तट भी पश्चिमी तट पे ही आ रहा है, ठीक है। वो तमिलनाडु इधर है, वहां कोरोमंडल है, पूर्वी तट पे है, उत्तरी सरकार है, फिर उत्कल तट है। उनको तीन भागों में बांटेंगे, कोरोमंडल तट, और देखो इसको ये तो कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट, ये उत्तरी सरकार तट, ये उत्तरी सरकार तट, ये उत्कल तट, ठीक है। तो ये अलग अलग तट है, कोरोमंडल, उत्तरी सरकार और उत्कल तट, ये तो पूर्वी तट के भाग है। और पश्चिमी तट के देखो गुजरात का तट, मतलब सौराष्ट्र का तट बोल दो, क्या दिक्कत है? गुजरात सौराष्ट्र में ही, सौराष्ट्र गुजरात में, तो सौराष्ट्र का तट कह सकते हैं गुजरात के तट को, तो समुद्री एरिया है तो उसको कह सकते हैं। और ऐसे ही कर्नाटक के आसपास है कन्नड़ का मैदान, तो कन्नड़ का तटीय क्षेत्र। तो यहाँ क्या क्या आ रहा है देख लो आप, कर्नाटक के आसपास, ठीक है। और इसमें ज्यादा कुछ सही कहाँ है? मलाबार तट केरल में, ठीक है, नारियल वृक्षों की अधिकता हुई है। और आपके कोरोमंडल तट है, और ये उत्कल तट, ये उत्तरी सरकार तट, और ये उत्कल तट। फिर कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के बीच क्या है? कोरोमंडल तट, ठीक है। फिर कृष्णा नदी से आपके महानदी के बीच क्या है? उत्तरी सरकार तट। महानदी से स्वर्णरेखा नदी है, जिस पर क्या बसा हुआ है? झारखंड का जमशेदपुर है ना, टाटा आयरन स्टील कंपनी जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। तो ये भारतीय उद्योगों में भी क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्वर्णरेखा नदी के किनारे है टाटा आयरन। किसको? जो 1907 में हुई थी ने साक्षी नामक स्थान पर क्या स्थापना किसकी? टिस्को की, टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन 1907 में जमशेद जी टाटा ने की थी। तो जमशेदपुर नगर बसाया, लेकिन उससे थोड़ी सी आगे वहां जो स्थापना की थी
वो स्वर्णरेखा नदी के किनारे है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। वैसे तट कौन सा है, वैसे देखे भौगोलिक प्रदेशों के वर्गीकरण में तो उत्कल तट है। उत्कल तट उड़ीसा में है मुख्य रूप से। तो ये कन्याकुमारी है, यहाँ से कृष्णा नदी के बीच तो कोरमंडल तट है, कृष्णा से महानदी के बीच उत्तरी सरकार, फिर महानदी से स्वर्ण रेखा, ये उत्कल तट हो गया। सिंपल सी तो कहानी है। ऐसे गुजरात का तट है, ये कन्नड़ का तट है, ये मालाबार का तट है। कि अब इनमें अलग अलग बंदरगाह भी है, आपके बंदरगाह है अलग अलग। जैसे आपके यहाँ अलग है, जैसे आपका है ना कोलकाता में बंदरगाह है, तो दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह नाम बदल दिया कोलकाता बंदरगाह। जैसे आपके कांडला बंदरगाह है ना गुजरात में, यहाँ कांडला बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह, तो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, ऐसे नाम बदल दिए। ठीक है, कोलकाता वाले का श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया है। जैसे आपके अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम भी तो बदला है, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदला है ना, विजयपुरम कर तो दिया था, सितंबर 24 में किया है। तो इतना करंट में, इतना तो खैर नहीं, पुराना हो गया, लेकिन इतना तो नॉलेज होना ही चाहिए कि अब पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान की कभी राजधानी हुआ करती थी, जैसे मुख्य रूप से प्रशासनिक क्षेत्र हुआ करता था, उसका नाम बदलकर विजयपुरम ऐसे कुछ कर दिया गया है। इतना ही आइडिया बहुत है कि नाम बदल दिया है पोर्ट ब्लेयर का, तो विजयपुरम नाम कर दिया है। इसका श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया कोलकाता का। कांडला बंदरगाह का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह नाम कर दिया है। ऐसे ऐसे नाम बदले हैं। तो आप द्वीप समूह में भी पढ़ेंगे, ये तटीय क्षेत्र है, इनके आगे जैसे आपका यहाँ लक्षद्वीप, आपके जैसे यहाँ अंडमान है, यहाँ आपके लक्षद्वीप है। ठीक है, जैसे यहाँ लक्षद्वीप है, यहाँ अंडमान निकोबार है। अब देखो आपने यहाँ पे भी वो है कि यहाँ के भी कुछ द्वीप है अंडमान निकोबार के, जैसे नील द्वीप है, शहीद द्वीप है, इनके भी नाम बदल दिए। जैसे रॉस द्वीप का नाम बॉस द्वीप रख दिया है, रॉस बॉस, तो रॉस बॉस मतलब सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी 1900 कब हुआ था जन्म, 1897 में, 1897 में किसका जन्म हुआ, सुभाष चंद्र बोस का, 23 जनवरी को हुआ। कटक में हुआ था जन्म इनका, किसका, सुभाष चंद्र बोस का। आपके तो खैर नहीं, पर पूछ लेता है कई बार ऐसे, सुभाष चंद्र बोस को भी पूछ लेता है, क्योंकि भारत की आजादी में जो आजाद हिंद सेना थी उसका इसके कैप्टन थे, आजाद हिंद फौज के कैप्टन थे। मोहन सिंह के बाद ये कैप्टन यही बने थे, कौन, सुभाष चंद्र बोस। तो इन्होंने ही, अब एक प्रश्न यहाँ से वो याद आता है, हालांकि इतिहास से संबंधित है, कि थोड़ा लीक से हटना पड़ रहा है, कि 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने ही, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जब भारत की आजादी का युद्ध शुरू हो गया तो कहा था, रेडियो पर बोलते हुए कहा था, जर्मनी से ही कहा था, 6 जुलाई 1944 को, ये डेट पूछी जाती है, हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा। ठीक है, 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि भारत की आजादी का हम युद्ध शुरू हो चुका है, संघर्ष शुरू हो चुका है, राष्ट्रपिता हम भारत की इस आजादी के पवित्र संघर्ष में आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। यह सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी से कहा था, कब, 6 जुलाई 1944। ये डेट कई बार पूछी जा चुकी है, फिर भी हम क्या कि ऑप्शन में होता है 16 जुलाई, 16 जून, तो इसको हम गलत करते हैं। तो वो इसलिए बताया है क्योंकि ये ज्योग्राफी से रिलेटेड हो गया, क्योंकि अंडमान निकोबार के रॉस द्वीप है, तो रॉस द्वीप का नाम बदलकर बॉस द्वीप किया है। तो ये ऑटोमेटिक इंपोर्टेंट हो जाता है कि इसको भारतीय आंदोलन से भी जोड़ के पूछ लेता है, या फिर उनके द्वीपों के नामकरण से संबंधित भी पूछ सकता है। तो इसको तो याद रख लेना, हालांकि हिस्ट्री से रिलेटेड है, फिर भी आपको तो स्कोर करना है कैसे भी करे। ठीक है, तो 6 जुलाई 1944 को कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी से कहा था कि मुक्ति का युद्ध आरंभ हो चुका है, हम भारत के इस पवित्र संघर्ष में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं।
6 जुलाई 1944 को कहा था। तो अब देखो अंडमान निकोबार का जो उत्तरी द्वीप है इसको तो कहते हैं लैंडफॉल द्वीप, लैंडफॉल द्वीप। और दक्षिणी क्षेत्र है इसका, नाम तो बदल दिया ना पोर्ट ब्लेयर का। अंडमान निकोबार का जो प्रशासनिक क्षेत्र था ना पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम बदलकर विजयपुरम कर दिया है, सितंबर 24 में ही किया है। और इसका उत्तरी द्वीप तो लैंडफॉल द्वीप है, और दक्षिणी द्वीप है इसका, उसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार। इसका तो दक्षिणी भाग है, उसको ग्रेट निकोबार बोलते हैं। तो अंडमान निकोबार का उत्तरी एरिया, उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है? लैंडफॉल द्वीप। तो पूछ लेता है लैंडफॉल द्वीप का संबंध, तो अंडमान निकोबार से। और निकोबार द्वीप इसका सबसे दक्षिण में है, ग्रेट निकोबार जिसका नाम है उसको कहा जाता है। और लक्षद्वीप में जैसे 11 पर मानव आबादी 36 द्वीप है। लक्षद्वीप में 11 पर तो मानव अधिवास है। एक पिटली द्वीप है, पिटली लक्षद्वीप में, जहां पक्षी अभ्यारण्य है, मानव का कोई आवास नहीं है, एकदम निर्जन स्थान है। कौन सा द्वीप है? पिटली, लक्षद्वीप में है, मानव की आबादी नहीं है, वह निर्जन स्थान है, पिटली द्वीप है लक्षद्वीप में। 11 पर मानव अधिवास है, 36 टोटल द्वीप है। और आपका अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? अंडमान निकोबार में। इसको पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन्स पॉइंट ऐसे कहते हैं, इसके नामकरण है किसके? इंदिरा पॉइंट के। तो आपके अंडमान निकोबार में ही देखने को मिलेगा क्या? इंदिरा पॉइंट। और इसका उत्तरी द्वीप लैंडफॉल, दक्षिणी द्वीप ग्रेट निकोबार। तो इनकी चोटियां और है सबसे बड़ी, जैसे उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, और इनका सबसे दक्षिणी भाग ग्रेट निकोबार। इनमें अलग अलग चोटियां हैं। और जो एनसीईआरटी में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है तो उसका थोड़ा सा वर्गीकरण अपन देख लेंगे। जैसे अंडमान निकोबार का उत्तरी भाग, तो उसको क्या बोलेंगे? उत्तरी अंडमान। बीच का भाग मध्य अंडमान, और फिर दक्षिणी अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान, उत्तरी, मध्य। तो उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। सैडल पीक है इसकी सबसे ऊंची चोटी। और इसकी है डियोगोली, मिड की डियोगोली, मध्य अंडमान की डियोगोली, ठीक है। और दक्षिण की है कुद्रेमुख। तो ये अंडमान के 3 हो गए, उत्तरी, मध्य और दक्षिण। लेकिन अंडमान का सबसे दक्षिणी भाग जो है ग्रेट निकोबार जिसको कहते हैं, उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट थ्रू-इल्लर, थ्रू-इल्लर, ठीक है। इसकी जो ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है वो है थ्रू-इल्लर। माउंट तो पर्वत है इसलिए उसको इंग्लिश में बोल देते हैं, तो थ्रू-इल्लर सबसे ऊंची चोटी है, माउंट थ्रू-इल्लर ऐसे चोटी है इनकी। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। सैडल पीक उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी, मध्य अंडमान की माउंट डियोगोली, दक्षिण अंडमान की कुद्रेमुख, और जो सबसे दक्षिण में जिसको ग्रेट निकोबार बोला जाता है उसकी है थ्रू-इल्लर। ये इंपॉर्टेंट है। उत्तरी अंडमान सैडल पीक, मध्य अंडमान डियोगोली, दक्षिण अंडमान कुद्रेमुख। तो ये अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी के ही तो भाग है। तो बंगाल की खाड़ी में और भी कई द्वीप है, जैसे न्यू मूर द्वीप है, गंगा सागर है। पहले प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हुआ करता था गंगा सागर बंगाल में। न्यू मूर द्वीप है, तो यहाँ न्यू मूर द्वीप भी है। त्रिची द्वीप है, लवरिंथ द्वीप है, ऐसे कुछ प्रसिद्ध है। लेकिन आपको ये डायरेक्ट प्रश्न पूछता है न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में। गंगा सागर बंगाल की खाड़ी में। लैंडफॉल द्वीप अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप है। और ग्रेट निकोबार इसका सबसे दक्षिण क्या है द्वीप है, किसका? अंडमान निकोबार का। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट थ्रू-इल्लर। उत्तरी अंडमान की सैडल पीक, मध्य की डियोगोली, दक्षिण की कुद्रेमुख हो गई। अब आपको ध्यान ये रखना है कि अंडमान निकोबार में कुछ जनजातियां भी है। तो वो जनजातियां हैं जैसे सैटिन लीज है, सोमपेन है, यहाँ की जनजातियां है अंडमान की। यहां लिख देता हूं, जैसे सैटिन लीज,
सोमपेन है, जारवा है। तो डायरेक्ट सोमपेन को ज्यादा पूछता है कि सोमपेन जनजाति पाई जाती है अंडमान निकोबार में। रीड के लेवल का नहीं है, लेकिन आगे जो भी भर्तियां होती है, जैसे आपके कोई भी हो, जैसे जिनसे एग्जाम डायरेक्ट सिलेक्शन होता है, जैसे सेकंड ग्रेड है आपका, आपकी पटवारी भर्ती है, जिनसे डायरेक्ट इसके एग्जाम के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन होता है, उनमें इंपॉर्टेंट ज्यादा है। रीड के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है, उत्तरी अंडमान की सैडल पीक, इनको सुमेलित करवा लेता है। मध्य अंडमान की डियोवोली, दक्षिण अंडमान की कुद्रेमुख, और माउंट थ्रोइलर किसकी है, ग्रेट निकोबार की। ये रेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वो अंबाला नगर सिंधु नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र के बीच क्या करता है, जल विभाजक का कार्य करता है, वो इंपॉर्टेंट हो गया रेट के लिए। तो ये बताया, और इनके नॉर्मल वर्गीकरण बताया था। कोरोमंडल तट कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के बीच है, फिर उत्तरी सरकार कृष्णा नदी से महानदी के बीच, फिर और उत्कल तट महानदी से स्वर्ण रेखा नदी के बीच है। महानदी उड़ीसा में बहती है। आपके हीराकुंड बांध है ना, भारत का सबसे लंबा बांध, 4800 मीटर उसकी लंबाई, वो हीराकुंड बांध महानदी पर ही बना हुआ है। और सबसे ऊंचा बांध टिहरी, वो गंगा नदी पर है उत्तराखंड में, वो अलग है। तो अलग अलग कहानी है। और वैसे पंजाब भाखड़ा अलग है, नांगल अलग है, वो आपके अलग सतलज नदी पर है, वो अलग है। तो वो तो नदी घाटी परियोजनाओं में आ जाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा इधर उधर का तुलनात्मक अध्ययन भी जरूरी हो जाता है, इसलिए वो बताया है। जैसे मैंने बताया ना कि 6 जुलाई 1944 को क्या सुभाष चंद्र बोस ने कहा था महात्मा गांधी से कि हम आपका आशीर्वाद शुभकामनाएं चाहते हैं, राष्ट्रपिता भी उन्होंने कहा। तो 6 जुलाई 1944 को कहा था। और एक डेट 6 वाली, एक डेट और है 6 वाली की 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने संपूर्ण भारत को बंद रखने का आह्वान किया था। तो वो 6 वाली डेट अलग है, वो 6 अप्रैल 1919 है, और ये 6 जुलाई 1944 है, जिसमें सुभाष ने राष्ट्रपिता कहा था, आशीर्वाद भी मांगा था कहानी से। तो वो इससे रिलेटेड है, क्योंकि इसके द्वीप का नाम है ना स्वराज द्वीप, रोस द्वीप, वो सुभाष चंद्र बोस के नाम पर ही रखे गए हैं अंडमान निकोबार में। तो अंडमान निकोबार में ऐसे बंगाल की खाड़ी सहित 572 द्वीप है इसमें, अंडमान निकोबार में। और लक्षद्वीप में 36 द्वीप है, जिन पर 11 पर मानव आबादी है। पिटली द्वीप ऐसा द्वीप है जहां कोई मानव आबादी निवास नहीं करती है, केवल यहाँ पक्षी अभ्यारण्य है, निर्जन द्वीप है। तो अगर स्टेट की एग्जाम होती है उनमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पिटली द्वीप पक्षी अभ्यारण्य है, कौन सा द्वीप पर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। और जो आपकी सेकंड ग्रेड लेवल की जितनी भी एग्जाम है, वहां ये जनजाति पूछी जाती है अंडमान निकोबार की, सेकंड। और सोमपेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोमपेन जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है। जारवा है, ओजेस है, सेटिनलीज, सोमपेन, ये जनजाति है अंडमान निकोबार की। और लक्षद्वीप पर क्या है, भाषा बोली जाती है मलयालम भाषा। लक्षद्वीप पर मलयालम भाषा बोली जाती है यहाँ के लोगों के द्वारा, मलयालम, क्योंकि केरल के पास में ही तो है, तो देख लो आप। तो आप इस तरह से बोली जाएगी, तो यह तुलना कर लेते हैं अपन। और कांडला बंदरगाह का नाम क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। और कोलकाता वाले बंदरगाह का नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। 2020 में नामकरण किया था, और कांडला वाले का तो 2017 में ही कर दिया था शायद, और उसका 2020 में किया है, किसका, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कोलकाता है उसका बंदरगाह है, उसका नामकरण कर दिया गया 2020 में ही कर दिया नाम चेंज, कि इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम से जाना जाए। तो इसका दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, इसका ये सौराष्ट्र का तट है, ये कन्नड़ का तट है, ये मलाबार तट है केरल वाला। तो तटीय क्षेत्र आपका ये हो गया। और आपके द्वीप समूह है, तो द्वीप समूह मैंने बताया था लक्षद्वीप, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इनमें मेन मेन चीजें वो आपको बता दी, एनसीईआरटी पैटर्न पे जो चीजें थी, जहां से प्रश्न आने के चांस बढ़ते हैं, आप कम मेहनत में बहुत ज्यादा अर्जित कर सकते हैं, उस तरह से बताया है कि यहाँ कोई इतना ज्यादा आपको करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि यहाँ से ही प्रश्न आए हैं और यहाँ से ही आएंगे, क्योंकि अब दाएं बाएं कहां से जाएगा। अब देखो, ये तो जनजातियों के नाम हो गए, ये हो गए, और इनकी चोटी है, ये जरूर ध्यान रख लेना। उत्तरी अंडमान की सैंडल पीक है, मध्य की डियोवोली है, और दक्षिणी अंडमान की कुद्रेमुख है,
और ग्रेट निकोबार के थ्रू व्हीलर है, इनको सम्मिलित करवा सकता है किसी भी एग्जाम में, और खासतौर से रीट में तो करवा ही लेता है क्योंकि सीधा सीधा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो एक बता दिया था सबसे पहले वो अम्बाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, की सिंधु नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। तो जल विभाजक का कार्य करता है अम्बाला नगर, पंजाब का है, कैंट है। और ये आपका भौतिक आधार पर वर्गीकरण, जहां से प्रश्न आने के चांस ज्यादा होते हैं, वो आपको बताया है। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और आप लोग इसी तरह से बार बार प्रैक्टिस करते रहे, क्वेश्चन निकाले और अपने आप को जैसे अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते रहे। बस इसी शुभकामनाओं के साथ, इसी आशाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देना चाहूंगा। जय हिंद।